नमस्कार साथियों, अद्वैत आईएएस आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। आज हम लोग अपने अभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत करंट अफेयर की क्लास के साथ में हाजिर हुए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं इस खूबसूरत से सफर को जिसका नाम है करंट अफेयर बाई सुधांशु सर। तो अद्वैत आईएएस आपके लिए है अभ्यास कार्यक्रम जिसमें यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए कंप्लीट जनरल स्टडी आपको कराई जा रही है और साथ ही साथ में आपको करंट अफेयर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लेवल तक कराई जा रही है, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस खूबसूरत से सफर को। और आज का हमारा जो पहला न्यूज है वो है जीवन की स्थिरता, प्रकृति की निरंतरता, भारत की बायोस्फीयर रिजर्व मना रही अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। तो हर साल 3 नवंबर को जो विश्व बायोस्फीयर रिजर्व डे यानी वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जाता है। हर साल कब? 3 नवंबर को। ये बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक जीवित जीवों का एक भंडार है। ये कहिए कि जो बायोडायवर्सिटी है उसको एक बड़े क्षेत्र में संरक्षित करना। और क्यों संरक्षित करना? क्योंकि इस दुनिया का जो बायोडायवर्सिटी है वही जीवन के सतत विकास, पर्यावरण के संरक्षण और सामुदायिक कल्याण के लिए आवश्यक है। इसीलिए यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने के लिए तथा लोगों और पृथ्वी के बीच में संतुलन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रूप से जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत इस दुनिया में कहा जाता है कि भारत में जो पहले एक कहावत है संस्कृत में कि 10 पुत्र समावापी 10 वापी समो तड़ाग, यानी हिंदी में अगर आपको बताए तो 10 पुत्रों के समान एक कुआं खुदवाना, 10 कुओं के समान एक तालाब खुदवाना, 10 तालाब के समान एक पोखरा खनवाना और 10 पोखरे के समान एक पुत्र प्राप्त करना और 10 पुत्रों के बराबर है एक पेड़ लगाना। ठीक है। तो यानी अगर आप कहें तो हमारे कल्चर में जो इन्वायरमेंट है उसके संरक्षण के लिए काम पहले से किए जा रहे हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि जब हम लोग गुलामी के एरा में थे तो हमारे पहाड़ों, जंगलों, पर्वतों को बेहतर ढंग से शोषित किया गया और इसका जो फायदा उठाया वो हमें गुलाम करने वाली शक्ति ने उठाया और उससे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। तो धीरे धीरे जो पर्यावरण था भारत का वो भी जो है डिग्रेडेशन के कगार पे आ गया। उसी तरह से ये वही समय था जब अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज जो कि विकास की अंधाधुंध दौड़ में थे, उन्हें किसी तरह से इन्वायरमेंट का कोई ख्याल नहीं था। तो उसका भी प्रभाव आप देखेंगे तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यानी ये जो क्या कहते हैं भूमध्य रेखा के पास की कंट्रीज है, यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दुनिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो दुनिया में बायोडायवर्सिटी है, वो सबसे ज्यादा इन्हीं के पास पाई जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि यहीं पर सबसे ज्यादा क्षरण हो रहा है। इसीलिए विशेषकर भारत सरकार के बारे में बात करें तो भारत सरकार के जो प्रयास हैं वो यही है कि बायोस्फीयर रिजर्व को हम किस प्रकार से इसके माध्यम से हम लोग बायोडायवर्सिटी को संरक्षित कर सकें। अब आप देखेंगे तो बायोडायवर्सिटी मेन रूप से 3 भागों में विभाजित होता है, जहां बायोस्फीयर रिजर्व 3 भागों में विभाजित होता है, कोर, बफर और ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया वो होता है एक जो पूर्णतः प्रोटेक्टेड जोन होता है,
बेसिकली इसे कहते हैं निकेट यानी घोंसला। निकेट क्या होता है? निकेट होता है कि वह किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी आप कहेंगे कि जो हमारा पर्यावरण का एक भाग होता है, जो हमारे पारिस्थितिकी का एक भाग होता है, जहां पे वहां पे रहने वाले जीव अपने प्रजाति के जीवों के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप में रहते हैं। यानी अगर आपको आपके घर का बात किया जाए तो ये जो कोर एरिया है वो बेडरूम है। यहाँ पर केवल वैज्ञानिकी अनुसंधान के साथ के अलावा और किसी भी चीज की मनाही है। आते हैं, उसके बाद होता है बफर जोन। ठीक है, बफर जोन कोर एरिया के चारों तरफ होता है। यानी बफर जोन वो होता है जहां पे कि सीमित मात्रा में लकड़ी बीनना, वन उत्पाद और जो है क्या कह सकते हैं वहां पे वैज्ञानिक अनुसंधान की जो वो क्या कह सकते हैं मान्यता होती है। और बफर जोन आप कहते हैं ना कि बिल्कुल दो प्रकार के अलग अलग सिस्टम के बीच का जो एक छोटा सा नैरो सा ट्रांजिशन एरिया है उसे कहते हैं बफर। जैसे कहते हैं बफर इकोसिस्टम। तो बफर इकोसिस्टम का अगर सिंपल सा एग्जांपल जाने तो अगर आप कहीं पर जाएं, अगर कहीं नल है, खुले में नल है, तो नल के जो पानी निकलता है तो नल के बगल में ही जाता है। मान लीजिए कि वहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है पक्का वाला, तो जो पानी निकलेगा वो आसपास फैलेगा। तो जहां पे पानी निकला वो एक इकोसिस्टम हो गया और उसके आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारे घास जाम जाते हैं और उसके बाद नॉर्मल लैंड होता है। तो जो बहुत सारे घास के एरिया होते हैं वही है बफर एरियाज। दो देशों के बीच में बफर जोन। ठीक, जैसे अगर कहा जाता था कि अगर मान लीजिए तिब्बत होता, एक अलग स्वतंत्र देश होता, भारत बचा पाता, तो भारत और चीन के बीच में तिब्बत क्या होता? एक बफर स्टेट होता। तो बफर जोन यानी दो जो कोर और बाहरी एरिया के साथ में एक जो है बफर जोन का व्यवस्था करना। अब अगला है ट्रांजैक्शन एरिया। ट्रांजैक्शन एरिया यानी जो शहरी एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहां से कोर के बीच में जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे पेड़ों का घनत्व बढ़ रहा है, धीरे धीरे इकोसिस्टम तेजी से बदल रहे हैं, तो वो ट्रांजैक्शन एरियाज हैं। यहाँ पे सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज, इकोनॉमिकली जो है स्टेबल, जो यहाँ की इकोनॉमी है, जो यहाँ मतलब जो जंगल के पदार्थ हैं उसे जो है और खास करके ह्यूमन एक्टिविटी यानी सीमित मात्रा में यहाँ पे चारण भी हो सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, वहां पे जंगल की लकड़ियां बीन सकते हैं, जंगल के उत्पाद ले सकते हैं। तो ये चीजें वहां पे हो सकती हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व के ये तीन चीजें हैं। और इसमें आप देखेंगे कोर से बार बार प्रश्न आए हैं। ठीक है, कोर से बहुत बार प्रश्न आए हैं, एक दो बार नहीं, बहुत बार प्रश्न कोर से पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि जो ट्रांजिशन, इसमें अलग अलग चीजें हैं। अगर हम लोग कोर को संरक्षित करते हैं बेहतर ढंग से तो प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर हम उसके बाद में बफर को करते हैं तो इससे क्या होगा कि प्रजातियों का जीवन बेहतर हो जाएगा। और अगर हमने सीधे जो बफर है उसको बेहतर तरीके से मेंटेन कर लिया, वहां पे लोगों का हस्तक्षेप नहीं बढ़ा, तो मानव और पशु संघर्ष है जो कि लगातार जो है पशुओं का, जंगली पशुओं का मानवीय बस्ती में आ जाना, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, दुनिया भर में लगभग 260 मिलियन यानी 26 करोड़ लोग बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं। कुल मिलाकर ये साइटें 7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक की रक्षा करती हैं, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया के आकार के बराबर है। ठीक है, ये चीजें आपको बताती हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व अगर देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त साइटों पर ध्यान केंद्रित करने के जरिए AMAB कार्यक्रम प्रयास किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि मानव और प्राकृतिक क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप बायोस्फीयर में होने वाले परिवर्तनों और
मनुष्यों और पर्यावरण विशेष तौर रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जो इन पर परिवर्तनों का गहन अध्ययन हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जैविक और सांस्कृतिक विविधता को नुकसान के बीच इकोसिस्टम की सामाजिक आर्थिक जो प्रतिक्रिया है, इसके बीच में हम अंतर संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो तेजी से हो रहे शहरीकरण है, उससे जो पर्यावरण परिवर्तन की जो चालक है, खास करके ऊर्जा खपत के संदर्भ में बुनियादी मानव कल्याण और रहने योग्य वातावरण को निश्चित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरणगत समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञान का आदान प्रदान और हस्तांतरण को सतत विकास के लिए जो पर्यावरणीय शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि हम इकोसिस्टम को, पर्यावरण को और बेहतर बना सके। ठीक है, अगर आप देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड 759 साइट्स हैं। कितने देशों में? 136 कंट्रीज में। आप देखेंगे कि लगातार इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ठीक है, और इनके एरियाज में भी वृद्धि हो रही है। जो हमने कहा कि 7.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मोर देन 300 मिलियन पीपल कॉल बायोस्फीयर रिजर्व होम। ठीक है, जो कि बायोस्फीयर में ही रहते हैं। अगर आप देखिए भारत में बायोस्फीयर रिजर्व का, तो ये चीजें हैं। भारत में लगभग 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 13 यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और इनकी जो अगर देखिए कुल लंबाई तो 91,425 वर्ग किलोमीटर कवर करती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट से लेकर के यहाँ पर अगस्तमाला तक जो है हमारे 18 फैले हुए हैं। यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। और साथ साथ में अगर थोड़ा सा आपने ज्योग्राफी को जानते हैं, इंडिया की ज्योग्राफी को, कौन सा राज्य कहाँ है, तो एक बार आप इसको देख लेंगे तो आप ये चीजें क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा डेजर्ट कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देखिएगा, और देखने के बाद में मैप बना करके और साथ साथ में इसका लिस्ट बनाने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको लिस्ट बनाने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है, आप हमसे संपर्क करिएगा, हम आपको लिस्ट बनाकर दे देंगे, लेकिन पहले खुद से कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर आप देखें तो भारत में एलोकेशन ऑफ द बजट फॉर बायोस्फीयर कवरेज, तो अब हम लोग जो 2024-25 में 5 करोड़ हमने रिजर्व किया था, वो 2025-26 में 10 करोड़ हमने क्या किया है, बजट एलोकेट किया है। ठीक है, यह योजना अगर आप कहें तो 60-40 यानी 60 केंद्र और 40 राज्य के अनुपात में पैसा लगाती है। पूर्वोत्तर राज्यों में, हिमालयी राज्यों में 90% देता है कौन, केंद्र, और 10% राज्य देता है। और अगर वो अंडमान निकोबार जैसा जो अगर यूटी है तो 100% कौन देगा, केंद्र देगा। ठीक है, तो ये सिस्टम आपको जानने हैं। अगर आप देखें तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व न केवल जैव विविधता का संरक्षण करता है, बल्कि सामुदायिक कल्याण के साथ में पारिस्थितिक संरक्षण को भी समेकित करते हुए सतत विकास के लिए जीवंत प्रयोगशाला के रूप में काम करते हैं। ये अन्य राष्ट्रीय पहलों जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मिशन ग्रीन इंडिया मिशन और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम के पूरक हैं, जो संरक्षण और टिकाऊ आजीविका के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, ये चीजें तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो प्रोजेक्ट टाइगर ने 2023 में 50 वर्ष पूरे किए थे, प्रश्न इससे भी आया था। प्रोजेक्ट हाथी ने, अगर आप देखिए कि वैश्विक हाथी का लगभग 60% भारत में ही रहता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी केंद्रीय
जैव विविधता कार्य योजना, ठीक है, 2002 के तहत इसका स्थापना किया गया। इसके अलावा इको संवेदनशील जोन और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और ग्रीन इंडिया मिशन, यानी जो चीजें इससे संबंधित है इसके बारे में कुछ कुछ चीजें आपको दी गई हैं। आप इसको एक बार रिवीजन करिएगा और अगर चीजें आपको समझ में आती हैं तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप हमसे वो कर सकते हैं, क्योंकि ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट में मैं एक एक चीज को एक एक टॉपिक के रूप में कवर करूंगा। अगर आपने कवर कर लिया है, अभी आज तक आपने पढ़ लिया है, तो इन चीजों को लेकर के आप अपने को अपडेट करिएगा। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जो है जुड़े रहिए। आपको जनरल स्टडी में जब इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आते हैं केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु सहित 8 भारतीय राज्यों, साथ ही में अगर आप देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी का स्थापना दिवस एक साथ, ठीक है। और ये कैसे हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के जो लागू होने के साथ ही ये चीजें हुई। अब यहां पे आपको दिया गया है राज्य गठन तारीख, गठन का आधार और गठन से पूर्व किस राज्य या फिर किस जो है जो रियासत का हिस्सा रहा, ठीक है। ये चीजें आपको दी गई। आपको अगर आप देखें तो मैंने क्लास में जब मैंने आर्टिकल 3 पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस की क्लास में, पॉलिटी की क्लास में, तो वहां पे हमने एक लिस्ट दिया था, लेकिन ये लिस्ट आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 से 4, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे नाम क्षेत्र सीमा का अधिकार आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास दिया गया। भारत जो है केंद्र जो है किसी भी राज्य को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं, अगर भारत में कोई राज्य जोड़ना चाहे। अब मैंने वहां पे भी बताया था आपको कि किस प्रकार से अभ्यर्पण है, किस प्रकार से किस किस तरीके से कोई देश भारत में शामिल हो सकता है या भारत किसी क्षेत्र को अपने अंदर शामिल कर सकता है और किस तरह से नहीं कर सकते। आक्रमण द्वारा किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून में इसके लिए मान्यता समाप्त कर दी गई है, ठीक है। और अनुच्छेद 3 जब हमने बताया था तो हमने बताया था कि किसी भी राज्य के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन केंद्र सरकार सामान्य बहुमत से कर सकता है। इस आशय में अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो पहले कहाँ आएगा, तो इस आशय में प्रस्ताव पहले केंद्र सरकार लाएगी और केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को संबंधित राज्य को प्रेषित करेगा, यानी भेजेगा, और निश्चित समय के लिए भेजेगा। और निश्चित समय के भीतर राज्य अपना फीडबैक दे सकता है और फीडबैक नहीं भी दे सकता है, क्योंकि वो दे या न दे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद लोकसभा में पेश होगा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पेश हो सकता है। साधारण बहुमत से पास होगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा, साधारण बहुमत से वहां भी पास होगा। और अगर दोनों में कोई गतिरोध है तो संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है आर्टिकल 108 के तहत। और वहां पे अगर संयुक्त अधिवेशन होता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वहां पर साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होंगे, और प्रस्ताव जब पास होंगे साधारण बहुमत से, तो जिस दिन पास होंगे राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर अवश्य करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही सारी चीजें शुरू की गई हैं पूर्वानुमति से। तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा, और जिस दिन को हस्ताक्षर करेगा उस दिन से नए राज्य का गठन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में गठन है उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो हमने आपको आर्टिकल 1 पढ़ाया था तो हमने कहा था कि वहां पे इंडिया डेट इज भारत यूनियन ऑफ द स्टेट की बात की गई थी। तो भारत यूनियन है,
न कन्फेडरेशन है न फेडरेशन है। और तीनों के अंतर को मैंने वहां पे आपको बताया था कि कैसे फेडरेशन में राज्य मिलकर केंद्र बनाते हैं, कन्फेडरेशन में जो एक ढीला डाला है, राज्य आने जाने के लिए सब जो है फ्री है। यहाँ पे अगर फेडरेशन में एक बार राज्य आ गए तो उन्हें बाहर नहीं जा सकता, राज्य का भी विनाश नहीं होता न केंद्र का विनाश होता है। अगर वहीं यूनियन में कहें तो यहाँ पे राज्य का विनाश संभव है, केंद्र का विनाश संभव नहीं है। केंद्र अपने हिसाब से राज्य के नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो भारत क्या है, यूनियन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो वहां पे मैंने राज्य पुनर्गठन संबंधी आयोगों पर भी चर्चा की थी। एक बार शॉर्ट में इस पे नजर मार लेते हैं कि भाषाई प्रांत के आधार पे अगर गठन होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले धर आयोग का बनाया गया था 1948 में, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के गठन को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद आता है कि धर आयोग ने बेहतर काम किया या नहीं, या धर आयोग की अनुशंसाएं सही है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक समिति होती है जिसको JVP समिति कहते हैं, जो 1949 में आती है। जवाहरलाल नेहरू तो और क्या कहते हैं, इन्हें कहा कि जो धर आयोग ने अनुशंसा दी थी वो सही था। उसके बाद में जो पोट्टी श्रीरामल्लू थे, उन्होंने एक पृथक आंध्रा की मांग करते हुए एक आमरण अनशन किया, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो प्रश्न इस बार के पीसीएस में आया था कि फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग 1953 में गठित हुआ। इसमें कौन कौन था, HN कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर, ये 2 सदस्य थे। यानी फजल अली जो है कुंजरू और पडिक्कर 1955 में ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो राज्यों की प्रारंभ में क ख ग घ श्रेणियां थी, ABCD श्रेणियां थी, उनको समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होता है। और यहां से भारत के राज्यों के गठन का जो है प्रक्रिया शुरू होती है। तो प्रश्न आया था कि 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, तब इसकी राजधानी किसे बनाया गया था, तो कुर्नूल को बनाया गया था। ये 2008 का प्रश्न है। हालांकि अब ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, पीसीएस में प्रश्न अभी अभी रिसेंट में आए हुए हैं। यूपीएससी में 2-3 बार प्रश्न आ गए हैं कि क ख ग घ श्रेणियां किससे संबंधित हैं। आप कहेंगे आजादी के बाद राज्यों के आवंटन संबंधित है। और प्रश्न आया था कि प्रारंभ में जो संयुक्त प्रांत था वो क ख ग घ किस श्रेणी से संबंधित था। तो वो चीजें मैंने आपको वहां पे पूरी तरीके से बता दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके एक बार अवश्य देख सकते हैं। ठीक है, आइए। तो GSAT 7R भारत की सबसे भारी नौसैनिक संचार उपग्रह, जिसको भारत ने अभी रिसेंट में छोड़ा है, उसकी जो एक मोटी मोटी बातें थी हमने कल कर ली थी। आज हम थोड़ी सी बात करते हैं कि लॉन्च व्हीकल कौन था। तो LVM-3, जिसे आप बाहुबली भी कहते हैं, चौथी उड़ान थी, 5वीं उड़ान थी। और इसमें एक बहु बैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भौगोलिक क्षेत्र सहित विस्तृत समुद्रीय क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेगा। वजन 4400 किलोग्राम है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, और पिछली बार अगर जो हमारा जो बाहुबली उड़ा था तो क्या किया था, तो इसने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। ठीक है, और जो कि चंद्रयान 3 ने जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। उसका जो लैंडर था, तो ऐसा करने वाला भारत, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया था। अब GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, जिसमें ऑनबोर्ड प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करके अंतिम जियो स्टेशनरी कक्षा में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, 15 वर्ष इसकी लाइफ होगी। इसमें अलग अलग ट्रांसपोंडर जो होते हैं वो लगाया गया है, और वो ट्रांसपोंडर क्या करेंगे, दिन और रात में पूरी तरीके से भारत के समुद्र तटीय क्षेत्रों की निगरानी कर सकता है। ठीक है, अब LVM-3 की बात कर ले
एक जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV भी कहते हैं मार्क 3, इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक, यानी सबसे नीचे तीन स्टेज है। सबसे नीचे सॉलिड जो है वो ईंधन रहता है, उसके ऊपर लिक्विड रहता है और सबसे ऊपर क्रायोजेनिक ईंधन रहता है। यह 8000 किलोग्राम तक के पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी पृथ्वी की सतह से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तथा 4000 किलोमीटर के पेलोड को 36000 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित कर सकता है। अब चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 हमने इसी से लॉन्च किया था। ठीक है, हमने इसको री एंट्री टेस्ट भी किया है। हमने री एंट्री टेस्ट का मतलब ये है कि चंद्रयान ये जाएगा LMV और वहां से लॉन्च को अपने जगह पे प्रक्षेपित करके वापस आ जाएगा। हमने इसका भी री एंट्री यानी इन्वायरमेंट में री एंट्री के लिए हमने इसका तो किया था। तो जो गगनयान है हमने इसमें इसका उपयोग करने का प्लान बनाया है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आया था कि भारत के उपग्रह प्रमोशन करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। PSLV वो उपग्रह प्रमोशन किया जो कि पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग करते हैं, जबकि GSLV मुख्यतः संचार उपग्रह प्रमोशन के लिए अभिकल्पित हैं। तो अगर आप देखिए तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल, अगर पोलर सैटेलाइट है तो पृथ्वी के संसाधनों का निगरानी करेगा। अगर जियो सिंक्रोनस में जाएगा तो वो संचार उपग्रह होगा। तो PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं। इसे भूतुल्य कक्षा कहते हैं, लेकिन ये पोलर सैटेलाइट है, ये ऐसा नहीं है। GSLV मार्क 3 4 स्टेज वाला है। अभी आपने देखा कि GSLV मार्क 3 3 स्टेज वाला है, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद क्रायोजेनिक। ठीक है, तो ये चीजें हैं। 2016 में प्रश्न आया था कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मंगलयान, इसको कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, बिल्कुल मॉम कहते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में भारत मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला दूसरा देश बना। तो बिल्कुल इसको कहते हैं कि ये सही है, नहीं सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले रशिया भी कर चुका है और चाइना भी कर चुका है। भारत अपने पहले ही प्रयास में स्वयं के अंतरिक्ष यान द्वारा मंगल ग्रह की परिक्रमा करने में एकमात्र सफलता वाला देश बन गया है। तो बिल्कुल हमने ऐसा करके दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। अब लंदन में एक मुगल चित्रकला थी, ठीक है, जो कि लगभग 13.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिकी और ये अब तक की भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। इससे पहले कौन सी सबसे महंगी पेंटिंग थी? तो M.F. हुसैन की 1954 में शीर्षकहीन कृति ग्राम यात्रा, जिसको लगभग 13.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड के बराबर था। यानी उस समय पे अगर इन्फ्लेशन वो कर दिया जाए तो ये अकबर के शासनकाल में बनी पेंटिंग सुनहरी आभा के साथ में अपारदर्शी चित्रों से चित्रित की गई थी। इसमें फर और परिदृश्य के सूक्ष्म विवरण के माध्यम से यथार्थवाद और गहराई का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था। आप लोग सभी जानते हैं कि मुगल चित्रकला कब शुरू होती है? तो बाबर के समय में तो नहीं शुरू हो पाती, क्योंकि बाबर चित्रकला का शौकीन था लेकिन उसके पास समय नहीं था। उसके बाद हुमायूं जब भाग के जाता है तो वहां पे जब वो ईरान से वापस आता है तो 2 चित्रकारों को लेकर आता है, लेकिन यहाँ पे वो चीजें ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन उसके बाद आता है अकबर, ठीक है, और अकबर आता है तो इसके समय पर विधिवत रूप से पेंटिंग डिपार्टमेंट आता है और जो है बसावन, दशवंत, लाल, मिस्किनी, केशुदास, ये लोग विधिवत रूप से यहाँ पर भारत में चित्रकला का प्रारंभ करते हैं। जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरम पे पहुंच गई और जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अगर एक ही चित्रकला अलग अलग लोगों ने बनाई है तो वो देख के बता देगा कि इसमें कौन सा किसने बनाया है। अगर प्रमुख चित्रकारों की बात कहें तो उस्ताद मंसूर,
अबू अल हसन और विचित्र, जो कि मुख्य रूप से क्या कहते हैं, चित्रांकन, पशु पक्षी और महिला सौंदर्य का चित्रण करते हैं। शाहजहां के समय तक आते आते कला तो संरक्षित थी, लेकिन शाहजहां का जो मेन उद्देश्य था वो स्थापत्य कला पर था। ठीक है, और औरंगजेब के आते आते अब कला धीरे धीरे वहां जो मुगल दरबार में क्षय होती है, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम जताने खुद को कोशिश कर रहा था, और इससे जो कलाकार थे वो राजपूत दरबार में चले गए या दक्कन के साइड में चले गए। इसीलिए आप देखेंगे राजपूत चित्रकला शैली, दक्कनी चित्रकला शैली का उदय होता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न देखा जाए तो बोधिसत्व पदुपाड़ी का सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है, तो आप कहेंगे अजंता में। ठीक है, जिसको अवलोकितेश्वर कहते हैं। प्रश्न आया था 2014 में, भारत की कला संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आप कहेंगे कि जो क्या कहते हैं, जो बुद्ध के परिनिर्माण का एक भव्य प्रतिमा, जिसके ऊपर की अनेकों दैवी संगीतज्ञ और नीचे की ओर दुखी हुई अनुदान अनुयायी दर्शाए गए हैं। आपको मैंने एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ाया था तो ये दिखाया था। तो ये कहाँ पे है, तो ये है अजंता में। प्रस्तर पर प्रकीर्ण विष्णु के 12 अवतार की प्रतिमा, जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उभरते हुए दिखाए गए हैं। ये माउंट आबू नहीं है, ये बाघ की गुफाओं में है। और विशाल गोलास्कु पर उत्कीर्ण अर्जुन तपस्या गंगा अवतरण मामल्लपुरम में है। तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाने जाते हैं? तो अजंता की गुफाएं बिल्कुल जानी जाती हैं। लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्र नहीं है। और सांची के स्तूप के चारों तरफ जो वेदिका बनी है, जो तोरण द्वार बने हैं, वो इसके लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन नहीं है। इसमें सी होना चाहिए, यहाँ पे आंसर मैंने गलत वो किया है, सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। इसको रिसेंट में मैंने कवर किया है, डाल दिया कि एक बार आप इसका रिवीजन कर लें। जैसे जयपुर को कब दिया गया? 2015 में दिया गया हस्तकला और लोक कला के लिए, वाराणसी को संगीत के लिए, चेन्नई को संगीत के लिए, मुंबई को फिल्म के लिए, जो हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी या पाक कला यानी बनाने के लिए, और इसी में लखनऊ को भी दिया गया। यानी यहाँ का खाना बहुत बेहतर है, लजीज है। कहते हैं ना लखनऊ में तो भाई खाने पीने का गजब ही व्यवस्था है। श्रीनगर हस्तकला है, ग्वालियर संगीत है, कोझिकोड साहित्य का है, और लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी फिर से पाक कला का है। तो एक बार याद रखिएगा, क्योंकि लखनऊ को मिला है तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब बिरछा मुंडा पखवाड़ा शुरू किया गया 1 से 5 नवंबर को। बिरछा मुंडा आप सभी लोग जानते हैं, ये जननायक हैं जो सांस्कृतिक योगदान करने के लिए एक सम्मान के रूप में ऊपर। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये क्या है? इस दिन भगवान बिरछा मुंडा की जयंती है। ठीक है, इस बार 150वीं जयंती है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो बिरछा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर क्षेत्र में, जो अभी जो है झारखंड में है, वहां हुआ। ये मुख्य रूप से किस जनजाति से? मुंडा जनजाति से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त, खुटकट्टी भूमि प्रणाली को जो है, और बेगारी ऋणग्रस्तता विस्थापन के शिकार जो जनजाति थे, उनके दुख को लेकर के इन्होंने लड़ाई शुरू की। बिरसाई धर्म का स्थापना किया, लोगों को सुधारवादी से जोड़ा, उन्हें जनजाति समाज उन्हें भगवान या धरती का अप्पा के रूप में पूजता है। ठीक है, और उन्होंने
उलगुलान या बड़ा हंगामा, एक 1899 में जनजाति विद्रोह हुआ था, उसका इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। ठीक है, तो 1900 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 वर्ष में ये शहीद हो गए। और इसी को इनका जो वो था, क्या कहते हैं, जो मूवमेंट था वो इतना तीव्र था कि अंग्रेजों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा, उन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लाया और जिससे जनजातीय भूमि अधिकारों को रक्षा को सुनिश्चित किया गया। अब पीएम डिवाइस योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट बनाया गया। ठीक है, ये बेसिकली पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट की आधारशिला रखी। मेघालय में 233 करोड़ रुपए के मूल्य की जो है डोनर परियोजना का शुभारंभ हुआ। ये क्या है? तो मेघालय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही एक बहुउद्देशीय पर्यटन केंद्र है जो स्थानीय आजीविका को प्रोत्साहित करेगी। इसमें नौहक लिकाई जलप्रपात, माविस्मलाई इको पार्क और वाह कलियार घाटी, इनको जो है एक कहते हैं टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का प्लान चल। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखें ना तो आपको सच में दिखेगा कि क्या ही जन्नत है, गजब का भाई। वहां का अगर आप वहां की इन्वायरमेंट देखेंगे तो आप शायद कहेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज से बेहतर वहां की इन्वायरमेंट है। केवल वहां पे धीरे धीरे अगर वहां पे पर्यटन क्षेत्र को विकास दिया जाए तो भारत के जो एक बड़े वो हैं, जो कि आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं, वही पर्यटक अगर वहां जाने लगे तो वहां का ही विकास होगा और भारत के जो फॉरेक्स है वो भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। बहुत ही बेहतर जगह है। आप कभी असम जाइए, मेघालय जाइए, त्रिपुरा जाइए, मिजोरम जाइए, वहां पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए यानी आपको नेचर से एकदम 1 to 1 महसूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अफगानिस्तान का एक इतिहास रहा है और किस तरह से भारत पहले और भारत के अब तक की पूरी यात्रा यहाँ पे दी गई है। आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए अद्वैत आईएएस के साथ में, क्योंकि हम हिंदी मीडियम को सिलेक्शन में एक बड़ा नजरिया लेकर के जाने की बात करते हैं और आप सभी लोग सिलेक्ट होइए, यही शुभकामना है और यही हमारी फीस भी है। तो लगे रहिए आप लोग, तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।